ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो पेपर टू रिवीजन इंशाल्लाह, कल पेपर टू है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। आई ट्राई एंड गो थ्रू एवरी चैप्टर। जितने चैप्टर्स कर सकूँगा उतना करूँगा। देखो बिस्मिल्लाह, आई बी गोइंग वेरी फास्ट। कुछ चीज़ें जहाँ मैं बताऊँगा वहाँ पॉज करके पिक्चर ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट के बाद एक प्रैक्टिस वर्कशीट आएगी, उसमें जो मेजर मुझे लगता है कि कल टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें वो क्वेश्चन करूंगा। वो क्वेश्चन करके सो जाना। इसको 2x पे देखना। मैं भी बहुत तेज बोल रहा हूँ। तो मैच कर लेना। बिस्मिल्लाह सर, एमसी इज अ ट्रेडर हु मेंटेन्स फुल सेट ऑफ अकाउंट, प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब कंट्रोल अकाउंट में ये बात याद रखना कि दो चीजें आएंगी सर। दो चीजें कौन सी है सर? सोर्स डॉक्यूमेंट पूछेगा। वो पूछेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट का हो या सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का, कि अगर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट से ला रहा है तो कहाँ से आ रहा है। वो सारी चीजें मैं लिखवा चुका हूँ अपनी कॉपी में। देखो, नहीं तो मैं यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ। सेज कंप्लीट टेबल टू नेम द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री विच, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पूछेगा, मतलब सोर्स पूछ रहा है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट रिसीव कहाँ से आता है सर? कैश बुक पे, क्रेडिट साइड से। परचेज रिटर्न जर्नल से। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्रीज जनरल जर्नल से। कॉन्ट्रा एंट्रीज हमेशा जनरल जर्नल से आएंगी, याद रखना। कॉन्ट्रा एंट्री की अमाउंट भी सेम रहेगी। एसएलसी में भी वही अमाउंट होगी जो पीएलसी में होगा। कॉन्ट्रा एंट्री जो है कॉन्ट्रा सेट ऑफ कहलाता है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो है वो एसएलसी की क्रेडिट साइड पे होता है और पीएलसी की डेबिट साइड पे होता है। देन इंटरेस्ट चार्ज बाय क्रेडिट सप्लायर्स। इंटरेस्ट जब भी होगा तो इंटरेस्ट की एंट्रीज हमेशा जनरल जर्नल में बनती है। इसके अलावा कॉन्ट्रा एंट्री स्टूडेंट लेजर अकाउंट सर, इट रिड्यूसेस ट्रेड रिसीवेबल्स स्लैश कस्टमर्स इन द सेल लेजर। सेल लेजर में कस्टमर्स की और टी अकाउंट में से माइनस जाएगा। फर्स्ट करो ये टी अकाउंट है, इसका नाम, कस्टमर का नाम है मैक्स, तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ इसकी क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, अगर आप टोटल अकाउंट बनाते हो या एसएलसी पीएलसी बनाते हो तो वो भी क्रेडिट साइड पे आता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये सेल लेजर की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर है, राइट। उसके बाद अगर फर्स्ट करो, अगर टैक्सी एक तुम्हारा सप्लायर है, सप्लायर के डेबिट साइड पे आता है। ये बात याद रखोगे कि जहाँ जैसे एसएलसी में प्लेस होता है पीएलसी में, वैसे यहाँ पे प्लेस होता है। इट रिड्यूसेस ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर सेल लेजर एंड रिड्यूसेस ट्रेड पेबल्स स्लैश सप्लायर्स बैलेंस इन द परचेज लेजर। ठीक है जी। तीन तरह के लेजर्स होते हैं। लेजर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेजर्स का ला रहे हैं सर। लेजर्स के बारे में पूछेगा। लेजर्स तीन तरह के होते हैं, सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल लेजर क्या होता है? सेल लेजर सिर्फ कस्टमर्स के टी अकाउंट्स, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स। जैसे तुम्हारा कस्टमर है, एक है एक बॉब है, एक मैक्स है, ये सारे कस्टमर्स हैं, इनके अपने अपने टी अकाउंट्स होंगे, इंडिविजुअल टी अकाउंट्स हो। तो सेल लेजर में मेंटेन करोगे। जो तुम्हारे सप्लायर्स हैं उनका अकाउंट तो मेंटेन करोगे परचेज लेजर में, और बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं जनरल लेजर में चले जाएंगे वो। ठीक है यार, give me a minute। हाँ, जनरल लेजर में सारे 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 मतलब नॉन करंट एसेट के सारे अकाउंट कहाँ होते हैं? जनरल लेजर में। एक्सपेंसेस के सारे अकाउंट कहाँ पे? जनरल लेजर में। इनकम के सारे अकाउंट कहाँ पे? जनरल लेजर में। नॉन करंट लाइबिलिटीज जनरल लेजर, करंट लाइबिलिटीज जनरल लेजर। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज एक्सेप्ट ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी, ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट जो होता है ना वो यहाँ पाया जाता है परचेज लेजर में। एक्सेप्ट ट्रेड पेबल्स, और सेल लेजर में ऑल ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। सही है, तो करंट एसेट भी सारे होंगे मगर एक्सेप्ट ट्रेड रिसीवेबल। की बात याद रखोगी। ठीक है, जनरल लेजर्स के बारे में बात आएगी। लेजर्स में बहुत डिफरेंस है, बुक्स ऑफ प्राइमरी में बहुत डिफरेंस है। 7 बुक्स ऑफ प्राइमरी होती है, कैश बुक, सेल सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जनरल जर्नल और पेटी कैश बुक। ठीक है जी। एमसी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारा इसका कंट्रोल अकाउंट बनाना था परचेज। मैं ये पता है क्यों बनवा रहा हूँ? सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस $180 की वजह से सर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कल जो है ना कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ये लिख लो प्लीज अपने पास से, इसको पॉज करके इसकी तस्वीर ले लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कमिंग टुमारो सर। अगर अगर कंट्रोल अकाउंट क्वेश्चन आते हैं, आई डोंट नो इफ आ रहा है कि नहीं सर। रीजंस फॉर डेबिट बैलेंस ऑन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, और रीजंस फॉर क्रेडिट बैलेंसेस, सॉरी, बैलेंसेस ऑन अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनके रीजंस होते हैं कि सर ओवर पेमेंट बाय सप्लायर होता है, या ओवर पेमेंट टू सप्लायर्स होता है, ओवर पेमेंट, ओवर चार्जिंग फ्रॉम कस्टमर्स होता है। इसके रीजन पूछना तो मुझसे पूछ लेना, बाद में बता दूंगा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस इन्फॉर्मेशन टू यू, तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है जी। हमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल है क्योंकि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की लाइबिलिटी, कंट्रोल अकाउंट पीएलसी है, लाइबिलिटी का अकाउंट है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, याद रखोगे। ओके, इसको लेट मी ड्रॉ टी अकाउंट फॉर यू। मैं सिर्फ अमाउंट्स प्लेस कर रहा हूँ, आप देख लेना सर। क्रेडिट बैलेंस है 21400, डेबिट बैलेंस है 130। ये ब्रॉड डाउन, दोनों ब्रॉड डाउन से, राइट। उसके बाद है सर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट साइड पे आती है सर। जब क्रेडिट परचेज करते हो तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ जाती है, उधार पे खरीदोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तुम्हारी, क्रेडिट परचेज। ठीक है।
नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न हुए सर 9800, ये क्रेडिट साइड पे आ गया, इसको परचेज रिटर्न कह लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कैश परचेज का कोई काम नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई काम नहीं होता कंट्रोल अकाउंट में, कैश परचेज और कैश सेल्स का कोई काम नहीं होता, ये बात याद रखना। कल अगर तुमसे वो क्वेश्चन पूछेगा कंट्रोल अकाउंट की थ्योरी पे, तो वो तुमसे पूछ सकता है कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एसएलसी है, तो तुम बोलोगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन कैश सेल। अगर पीएलसी के बारे में पूछे तो कैश परचेज में लिख देना। चेक्स पेड टू कैश सप्लाई, कैश क्रेडिट सप्लायर, सर ये पेमेंट है, पेमेंट हमेशा डेबिट साइड पे आती है, पेमेंट्स की अमाउंट डेबिट साइड पे, मतलब ये तुमने पे कर दिया तो अब तुम लाइबल नहीं हो। 2228,200। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव से डेबिट साइड पे आता है, रिड्यूस करता है 12,900, जब तुम पेमेंट कर रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, अदर इनकम है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड हो जाएगी। सॉरी। कैश पे टू क्रेडिट सप्लाई, सर चेक भी पे कर सकते हो, कैश भी पे कर सकते हो, पेमेंट्स दो तरह से हो सकती है, कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी, मतलब बैंक से भी हो सकती है। अगर बैंक से पे रही होती है या तो बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही होती है, चेक के थ्रू हो रही होती है, या एटीएम ट्रांसफर हो रहा होता है, एटीएम से ट्रांसफर हो रहा होता है, या ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा होता है, या ऑनलाइन वायर हो रहा होता है, अमाउंट कैश से भी पेमेंट हो सकती है, तो ये पेमेंट्स की तरह ही ट्रीट करना है। कैश पे टू क्रेडिट सप्लाई 500। अब अक्सर बच्चे पता है यहाँ पे इसको कंफ्यूज करेंगे, वाई, बिकॉज बच्चे समझेंगे कि ये कैश परचेजेस की तरह है, सर कैश परचेजेस नहीं, ये पेमेंट है, पेमेंट का कोई भी मोड हो सकता है। इंटरेस्ट चार्ज पे क्रेडिट सप्लायर से, इंटरेस्ट जब सप्लायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपके ऑब्वियसली लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट होती है सर, दैट्स 150। उसके बाद है तुम्हारे पास कॉन्ट्रा टू सेल लेजर, कॉन्ट्रा टू सेल लेजर का मतलब, ये कॉन्ट्रा सेल लेजर का मतलब है कॉन्ट्रा सेट ऑफ, मतलब ये अमाउंट, ये बंदा जो है कस्टमर भी और सप्लायर भी है, और अगर 2260 करता है, कॉन्ट्रा जो है ना हमेशा तुम्हारी लाइबिलिटी भी कम करेगा, जैसे पीएलसी में डेबिट होगा, और तुम्हारी रिसीवेबल भी कम करेगा। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो है वो याद रखना है, इस पे थ्योरी आ सकती है 2260। अब इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन तो करेंगे, बट बिफोर यू डू दैट सर, यू हैव टू पे इंपॉर्टेंस टू दिस वन सर। At 31st July, the control account, purchase ledger control account had a credit balance carried down. क्रेडिट बैलेंस कैरी डाउन, अब ये वर्ड तुमने सुना होगा, मैंने जब तुम्हें पढ़ा रहा था तो सर मैं ये बताता था, तो जूम कर देता हूँ सर, ये क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे है, इस साइड पे क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट बैलेंस कैरेट डाउन वो इधर आएगा सर, डेबिट साइड पे, ठीक है जी। ये बात याद रखना, ये 180 है, और से देखना अब ये इसमें कुछ गड़बड़ है। एट 31 जुलाई 2022, परचेज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ CD ऑफ 180, ये बात याद रखोगे, ठीक है। इसको चेक कर लेना। उसके बाद सर ये कंट्रोल अकाउंट्स में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से सर। सेल्स कहाँ से आती है, सेल जर्नल से आती है। परचेजेस कहाँ से आती हैं, परचेज जर्नल से आती हैं। सेल रिटर्न कहाँ से आता है, सेल रिटर्न जर्नल से आता है। परचेज रिटर्न कहाँ से आता है, परचेज रिटर्न जर्नल से आता है। उसके बाद आता है डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ से आता है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों साथ लिख रहा हूँ, ये दोनों कैश बुक से आते हैं सर। कॉन्ट्रा सेट ऑफ कहाँ से आता है, ये बात याद रखोगे प्लीज, इस पे थ्योरी आ सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल जनरल से आता है। इंटरेस्ट की सारी अमाउंट जो होती है वो जैसे क्रेडिट हो रही होती है, या तो इंटरेस्ट चार्ज बाय सप्लायर होता है, या इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स होता है, ये दोनों के दोनों जनरल जनरल से आते हैं सर। इनके बैलेंसेस की कोई सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये टोटल्स होते हैं डे बुक्स के सर। ऑल दी एंट्री मेड इनटू कंट्रोल अकाउंट्स इज यूजिंग द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कौन कौन सी बताओ सर। इट्स सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल जर्नल, ठीक है जी, याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करें कैश बुक की बैंक रिकंसिलिएशन, ये भी बड़ा टॉपिक, पता नहीं कि बहुत आउटडेटेड टॉपिक है, बट मुझे लग रहा है कि आएगा कल। तो कहते हैं एमजी हैज बीन इन बिजनेस फॉर नंबर ऑफ इयर्स, फर्नीचर मैन्युफैक्चर, ये क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। वो कहता है कैश बुक का बैलेंस कितना है सर, 25,600। द बैंक ऑन कैश बुक शोड बिजनेस हैड, बिजनेस हैड का मतलब पैसे हैं बिजनेस के बाद 25,600 इन द बैंक अकाउंट, द बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस। सो ऑब्वियसली आपका एसेट है, बैंक की लाइबिलिटी, रात के 4 बज रहे हैं, आप जाके पैसे विड्रॉ करते हैं तो बैंक इज लाइबल टू पे यू, और जब बैंक लाइबल होता है पे करने के लिए तो बैंक आपको किसी भी टाइम पे पेमेंट करेगा। मगर ये डिफरेंस आ गया सर, ये डिफरेंस आ गया, इसको सही करना पड़ेगा। इसको सही करने के लिए आप बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट कर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आप अपने हाथ से टाइप करके या अपने कंप्यूटर टाइप करके या अपने हाथ से एडजस्ट करके इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, विच इज वाई यू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन आया तो कल ये पूछेगा कि कौन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है, तो तुम बोलोगे बिजनेस खुद बनाता है, बिजनेस हमारा अकाउंटेंट खुद बनाता है, ये बैंक नहीं बना के देता, ये हम खुद बनाते हैं। और वो क्यों बनाते हैं सर, ये इन दो बैलेंसेस में जो डिफरेंसेस हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग ओनली इन द कैश बुक, ठीक है जी। ये कैश बुक में रिकॉर्डेड थी, मतलब कैश बुक में रिकॉर्डेड थी तो कैश बुक की गलती नहीं है। जहाँ कैश बुक में रिकॉर्डेड हो गई, मतलब कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो कैश बुक गलती नहीं है, तो किसकी गलती है सर, बैंक स्टेटमेंट की गलती है। बट बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। चेक पेड, अगर आप पेमेंट करते हो तो
बैंक में से पैसा जाता है, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होता है, पेमेंट रिकॉर्ड हुई थी, मगर हमने बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हुई, तो बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर दोगे। चेक रिसीव फ्रॉम टीएच सर, बैंक कैश इनफ्लो है या डिपॉजिट है, बैंक ने पे कर, बैंक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया कि ये पैसे आ गए, बट बैंक स्टेटमेंट में अभी अपडेट नहीं हुआ, तो हम बैंक स्टेटमेंट को अपडेट करते हैं, उसको अपडेट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। इन एडिशन, ये दो चीजों की बगैर के अलावा, एन सॉरी एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये लिख लो, ये पॉज करके तस्वीर ले लेना या लिख लेना इसको। स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर डिफरेंस, कल मैं बता रहा हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर बैंक रिकंसिलिएशन क्वेश्चन आता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में या तो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म पूछेगा, स्टैंडिंग ऑर्डर का एब्रीविएशन होता है एसओ लिखते हैं, या रेफर टू ड्रॉर, रेफर टू ड्रॉर बाद में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो स्टैंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है, किसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अकाउंट होल्डर ने, मतलब मेरा अकाउंट है एचबीएल में, मैंने एचबीएल को इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक पेमेंट्स ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है जी, टू मेक पेमेंट्स और टू रिसीव पेमेंट्स, हम पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, टू अ सर्टेन पर्सन और टू अ बैंक, टू एन इंस्टीट्यूशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है जी, ये इंस्ट्रक्शन हम खुद देते हैं, ये बैंक जो है, बैंक को हम बता देते हैं कि इस डेट पे ये पेमेंट कर देना, ठीक है जी। वो कहता है अब स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर रेट्स 205 हैड बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक एज 255, अब कैश बुक की गलती हो गई, कैश बुक में हमने स्टैंडिंग ऑर्डर का फॉर रेट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर रेट्स का मतलब है सर पेमेंट फॉर रेट्स है, पेमेंट करनी थी, रेट्स की पेमेंट करनी थी, 205 से क्रेडिट करना चाहिए था, मगर हमने 255 से कर दिया, तो मेरी कैश बुक जो है इस वक्त ओवर स्टेटेड है सर, कैश बुक ओवर स्टेटेड है, कितनी अमाउंट से सर, $250 से, 255 और 205 का डिफरेंस इस $50, कैश बुक ओवर स्टेटेड है $50 से, तो कैश बुक में सही करूंगा, कैश बुक का बैलेंस अलग है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग है, अभी सर मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट तो नहीं बना सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैं तुम्हें इस तरह कॉलम से करके तुम्हें सिखा दूंगा। तो फॉलोइंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट, सर बैंक स्टेटमेंट अपेयर हो गई तो बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं करते, वैसे ही बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट करते हैं, बीआरएस में एडजस्ट करते हैं, बीआरएस में एडजस्ट नहीं करना, ये चीजें हैं जो बैंक स्टेटमेंट में आ गई, कैशबुक में नहीं आई, कैशबुक में अपडेट करते हैं, जो जी कैशबुक में अपडेट करते हैं। सर डिसऑनर चेक, सर डिसऑनर चेक सी माइनस से याद कर लो, बस मुझसे पूछो नहीं ये क्यों है, मगर ये सी माइनस है, बस मैं सारी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट से दैट्स अ पेमेंट दैट्स सी माइनस, बैंक ने इंश्योरेंस कर दिया, डायरेक्ट डेबिट का मतलब है डायरेक्टली बैंक से डिडक्ट हो गए हैं, एक सर्टन डेट एक सर्टन पर्सन को डायरेक्ट पेमेंट हो चुकी है, हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी, ठीक है। बैंक चार्जेस भी सी माइनस, ये तीनों डिडक्शन है सर, कैश बुक से माइनस होगी, कैश बुक के ऊपर बैलेंस गिवन है, ये तुम्हारे पास फॉर्मेट है, ये मैं फाइल भेजूंगा, इसको कर लेना सॉल्व अगर करना हो तो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ बैलेंस से कराऊंगा, आई डोंट हैव टाइम। तो कैश बुक का बैलेंस है सर 25,600, इसमें से ये तीनों अमाउंट माइनस होगी, 420, 110 और 75 सर, 420, 75, सॉरी मैं एक बार दोबारा सीक्वेंस ले लेता हूँ सर, 420, 110 और 75 ये माइनस कर देना, तो तुम्हारे पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, ठीक है जी। ये वाला बैलेंस जो है ना, ये वाला बैलेंस, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस सेम होना चाहिए, ये दोनों आंसर सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। चलो और देखते हैं सर, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट आई तो 24815 था, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है नॉर्मल बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है, मेरा डेबिट बैलेंस होता है सर, इसमें हमने बी माइनस करना है, 680 माइनस करना है, और 910 ऐड करना है, जिसके भी मिनट में कैलकुलेटर लेके आ रहा हूँ जरा। ओके जी, हम बैक सर, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन को देख लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन टोटल कर लेते हैं। हम एक चीज मिस कर रहे हैं, मैं जानबूझ के मिस कर रहा हूँ, एक जानबूझ के मैंने गलत भी बोला है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले हम बैंक रिकंसिलिएशन का टोटल करते हैं, तो 24815 माइनस 680 प्लस 915 करो, तो सॉरी 910, तो ये आएगा 25045, तुम्हारे पास 25045 पे टाई हो जाना चाहिए सर। हमने ये तो माइनस कर दी, ये तीनों परफेक्ट है सर। ये एक चीज दोबारा करते हैं सर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद ग्रीन, वो देखते हैं सर। इन एडिशन एन एरर हैज बीन आइडेंटिफाइड, स्टैंडिंग ऑर्डर हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सर ये स्टैंडिंग ऑर्डर था, पेमेंट था, मैंने गलत बोल दिया सर, कैश बुक ओवर स्टेटेड नहीं है, कैश बुक अंडर स्टेटेड है, आपने माइनस करना चाहिए था 205 को, आपने माइनस कर दिया 255 को, तो कैश बुक अंडर स्टेटेड है, इस वक्त कैश बुक कम लिखी हुई है, कैश बुक में अमाउंट जो है ज्यादा माइनस हो गया है, कैश हमारा कम लिखा हुआ है, तो इसको 50 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बात याद रखना सर, ये छोटा सा एरर था, इससे सारा का सारा क्वेश्चन चेंज हो गया था, ये +50 हो जाएगा, क्योंकि हमने 205 माइनस करना चाहिए था, हमने 255 माइनस कर दिया, मतलब हमने ज्यादा माइनस कर दिया, कैश बुक के बैलेंस को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए +50 होगा, जब तुम +50 करोगे तो 2505045 पे कैश बुक का बैलेंस और बैंक रिकंसिलिएशन का बैलेंस दोनों टाई कर देगा, याद रखना। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट निकालना, स्टेट टू रीजन व्हाई बिजनेस वुड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई एरर्स, ये लिख लेना, रीजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, ये आज तक कभी तक नहीं आया है, 2022 के पेपर में आई आईजीसीएसई के, टू आइडेंटिफाई एरर्स इन द कैश बुक, इसलिए टू एडजस्ट कैश बुक बैलेंस
to adjust bank statement balance. It gives us an insight कि किसने अभी तक विड्रॉ पैसे किए, हमने चेक्स इशू कर दिए, वो किसने विड्रॉ किए या नहीं किए, टू check for unpresented checks and to follow up on unpresented checks. अनप्रेजेंटेड चेक्स को फॉलो अप करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है जी। तो ये दो रीजन पिक्चर में चार बता दिए। स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द चेक फ्रॉम आरजे वाज डिसऑनर। सर चेक डिसऑनर होना, चेक बाउंस होना, चेक बाउंस बहुत सारे रीजंस के हो सकता है सर। इनकरेक्ट सिग्नेचर हो, इनकरेक्ट सिग्नेचर का मतलब है जो सिग्नेचर तुमने बैंक में किया था जब तुम बैंक अकाउंट खोल रहे थे, तो वो सिग्नेचर अलग था, ये वाला सिग्नेचर जो तुमने चेक पे करके दिया वो अलग है ऑब्वियसली। तो फिर बैंक जो है पेमेंट नहीं करेगा, हो सकता है फोर्जरी हो सकता है, बैंक के ऊपर बैंक को डाउट हो जाएगा कि ये पता नहीं ओरिजिनल ओनर ने साइन करके दिया है भी कि नहीं। इनकरेक्ट सिग्नेचर होता है सर, इनकरेक्ट अमाउंट इन वर्ड्स। अच्छा, इनकरेक्ट अमाउंट इन वर्ड्स डज नॉट मैच विद अमाउंट इन फिगर्स। तो फिगर्स और वर्ड्स मैच ना करें, तुमने लिखा है 250,495, अब तुमने 250405 लिख दिया, तो सर फिगर्स और वर्ड्स मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि चेक डिसऑनर हो जाएगा सर। चेक की हालत बहुत बुरी है, फटा हुआ है सर, वो सर सीरियल नंबर फटा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इसलिए डिसऑनर होगा। और सबसे बड़ी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके पास पैसा ही नहीं है, जिसने चेक इशू किया है वो टालने के लिए इशू किया है सर। थोड़ी देर के बाद आप जब आपका आपका बैलेंस, आपका बैंक उसके बैंक से जब कम्युनिकेट करता है तो बोलते हैं सर इसमें पैसा ही नहीं है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। सर दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसको दोबारा पढ़ना है, इसको नहीं समझ आएगा तो मुझे आंसर, मैं तुम्हें आंसर भेज दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। इंपॉर्टेंट तो क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, ये ट्रैवल का एक्सपेंस है, ये पोस्टेज का एक्सपेंस है, ये क्लीनिंग का एक्सपेंस है। ऑल दो नो फराज भाई, तो फराज भाई को हमने स्टार्ट ऑफ द मंथ ना एक कैसे देते हैं $5,000। इसने कितने दिए, $100 दिए। $100 में इसने बोला कि जितने भी छोटे छोटे खर्चे ना यार मेरे दिमाग पे नहीं आना, यू डू इट योरसेल्फ, यू पे ऑफ दोज अमाउंट्स योरसेल्फ एंड tell me at the end of the month, tell me if any amount that you spend has to be reimbursed or no. Okay, so the amount given to him is, the petty cash here is $100. He pays for taxi fare $12, he pays for crystal whatever that means, सर पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए $10 एंड कैल्पा एक बंदा बंदा होगा या बंदी होगी उसको पेमेंट कर दी है, बस फेयर के लिए पे किया, क्लीनर के। अब मी बीइंग ए मिलियनेयर बिलियनेयर सर, मैं ये $12-15 के लिए तो नहीं परेशान होगा ना। मैंने जो फराज को बोल दिया, फराज ये ले यार $100 एंड डू वट एवर इट टेक्स, अब ये बिजनेस को रन करो, मतलब छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन के, छोटे क्लीनिंग के, ये सारे काम है, इनको मैनेज कर लेना। तो वो बोलता है सर एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, हर मंथ ये रिइंबर्स होता है सर। इसने आपने क्या करना है सर, इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेटी कैश बुक की बैलेंसिंग में तुम फॉल्टर करोगे, कल बैलेंसिंग में फॉल्टर नहीं करना, क्योंकि बैलेंसिंग में दो ओन फिगर छुपे होते हैं। ओन फिगर तो आपको पता है आपकी माँ है सर। टोटल पेड को ऐड कर लेते हैं, 12 16, इट्स 12 + 16 + 10 + 15 + 5 + 28। इन सबको ऐड करो सर, 12 + 16 इज 28, 28 38, 38 + 15 इज 53, 58, 58 + 28 कर लो सर, 58 + 28 इज 86। तुम्हारा टोटल स्पेंडिंग तुमने लिख दी नहीं, 86। और फिर इंडिविजुअल कॉलम्स के टोटल देंगे, 12 + 5 है, ये सिर्फ 10 है, ऑब्वियसली 10 है, अकेला ही था। ये 28 था, ये अकेला ही था। 16 + 15 31। सर ये ओन फिगर देख रहे हो, वन ओन फिगर मिल गया, सिर्फ टोटल लिखने के ओन फिगर है। आपने सारी लाइंस में, एक ही लाइन में आपने सारे के सारे टोटल लिखने हैं, सारे एक्सपेंसेस के। वंस यू डन सर, आपके पास रिसीट्स में या रिसीट्स के कॉलम में एक $100 आया हुआ है। $100 पैसे थे, $86 खर्च कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा था। मैं तुमसे पूछता हूँ फराज कितना बचा। फराज बोलता है सर $100 दिए थे, $86 खर्च हो गए, तो बैलेंस दैट आई हैव फॉर कैश इज $14। ये बैलेंस सीडी है, ये $14 देखना, इसकी प्लेसमेंट देखना, यहाँ पे आती है पेमेंट्स के नीचे, और बैलेंस ब्रॉट डाउन की पेमेंट यहाँ पे आती है सर रिसीट्स के नीचे, यहाँ पे जहाँ मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। ये बात याद रखना, ये कल गलत नहीं करके आना, मैं बता रहा हूँ, कल पहला क्वेश्चन अगर इसका आ गया तो बैलेंसिंग में गड़बड़ नहीं करना। दीज आर ओन फिगर्स, दीज आर फिगर्स दैट यू कैन वैल्यू फ्री के मार्क्स हैं ये। तो बैलेंसिंग करना सीखो, बैलेंसिंग नहीं समझ आती प्लीज गिव मी अ कॉल, मैं तुम्हें और समझा दूंगा। फिर पेटी कैश बुक में ना एक बड़ा मसला आ रहा है कि सर अगर आपको याद हो, पता नहीं ग्रेड 10 में मैंने आपको ये टी अकाउंट बनवाया था, वो कहता है रिकॉर्ड द एंट्रीज व्हिच वुड बी मेड इन द फॉलोइंग अकाउंट्स इन सितंबर, इट इज नॉट नेसेसरी टोटल ऑफ बैलेंस अकाउंट। तो वो याद करो, ये एग्जाम में भी आया था। खैर कोई बात नहीं सर, पेटी कैश बुक को हम इसका टी अकाउंट बना लेते हैं। किसका, पोस्टेज का। पोस्टेज एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं हो रही है, सारा टोटल पेमेंट्स ऑफ स्मॉल एक्सपेंडिचर्स थ्रू कैश है। ये बात याद रखो सर। पोस्टेज में एक ही एंट्री हुई भी है, वो हुई है सर 13 सितंबर को, क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, सितंबर 13 लिखोगे, 2022 लिखोगे, कैश लिखोगे क्योंकि कैश से पे किया है, और $12, दैट्स इट, दैट्स इट, ये एक मार्क मिल गया। उसके बाद क्रिस्टल का अकाउंट है सर। क्रिस्टल क्या है सर, क्रिस्टल देखते हैं सर।
क्रिस्टल इज 16, ये क्रिस्टल वो बंदे का नाम था, सॉरी है। तो क्रिस्टल को अगर आपने पेमेंट की है तो कैश क्रेडिट हुआ होगा, तो क्रिस्टल डेबिट हुआ होगा। क्रिस्टल लाइबिलिटी थी, आप अपने कस्टमर को नहीं, आपने सप्लायर को पे करते हो, राइट। तो और वो सर देखिए यहाँ पे ये परचेज लेजर, परचेज लेजर में होते ही सप्लायर के डी अकाउंट से, याद रखो 3 तरह के लेजर से, सेल लेजर, परचेज लेजर और जनरल लेजर। सेल लेजर में कस्टमर के डी अकाउंट होते हैं, परचेज लेजर में सप्लायर के डी अकाउंट होते हैं, और जनरल लेजर में बाकी सारे डी अकाउंट होते हैं। तो परचेज लेजर में सप्लायर आ गया, सप्लायर को पेमेंट कर दी, पेमेंट पीएलसी का याद रखो, अगर फॉर्मेट कोई भी अगर कस्टमर सॉरी सप्लायर का अकाउंट बनाने को आता है तो वो डेबिट साइड पे आएगा, पेमेंट्स डेबिट साइड पे, पीएलसी का फॉर्मेट फॉलो करना। ये मेरी आवाज तुम्हें गूंजनी चाहिए कल एग्जाम में। सर पेमेंट कर दोगे, पेमेंट कैसे की है, पेमेंट का मोड लिख दो, बहुत अच्छा। अगर रजिस्टर चाहिए तो सर कैश लिख दो, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पेटी कैश है, पेटी कैश में बैंक नहीं यूज हो रहा, कैश ही यूज हो रहा है, नॉर्मल मतलब फिजिकल कैश यूज हो रहा है। और अमाउंट हमने क्रिस्टल को कितनी की हम देख लेते हैं सर। क्रिस्टल की अमाउंट है $16, और किस डेट पे वी पेड क्रिस्टल, वी पेड हिम और हर whoever she is or he is September 7 2022, राइट। यू डोंट हैव टू बैलेंस। वो कहता है सर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिजनेस हैड अ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ, सर अगर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये पता नहीं क्यों मैंने डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है, पर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग है सर, नो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो बिजनेस ही नहीं था तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी? ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, अनसोल्ड जो बच जाए उसको इन्वेंट्री कहते हैं। फिर इंटरफर्म कंपैरिजन है सर, ये कल पक्का पक्का आ रहा है, आपको ये आता चाहिए पेपर वन में, पेपर वन में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बट कल ये पक्का पक्का आ रहा है। इंटरफर्म कंपैरिजन है, प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन टू रशीद 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन। ये रेशियोज में तुम्हें कंपेयर जब करा रहे थे तो बता दिया था कि साइज ऑफ बिजनेस सेम होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी एक मार्किंग स्कीम मैंने लिखी हुई है, बहुत सारा कुछ है, दिस इज ऑल थ्योरी। आई वांट यू टू टेक ए स्क्रीनशॉट राइट नाउ, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो इसका और इसको पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैं फाइल पूरी भेजूंगा, फाइल से ही पढ़ सकते हो, ठीक है। आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, इसमें कुछ समझ नहीं है प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो सिंगल एंट्री कंप्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री में हमने 6 चीजें आपको पढ़ाई है सर। पहली चीज, सबसे पहली चीज होती है यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल स्टार्ट। कैपिटल स्टार्ट कैसे निकलते हैं? एसेट स्टार्ट माइनस लायबिलिटीज एट स्टार्ट। The capital start is assets at start minus liabilities at start. So assets minus liabilities, ये बात याद रखोगे। कैपिटल स्टार्ट हम चेक कर लेना कैपिटल स्टार्ट है या नहीं। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो देख लेते हैं। दूसरी चीज होती है एसएलसी है पीएलसी है। सर एसएलसी है पीएलसी क्यों बनाते हैं सर? पहले मैं पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं एसएलसी क्यों बनाता हूँ? ताकि मुझे क्रेडिट सेल्स मिल जाए। और पीएलसी क्यों बनाता हूँ? ताकि मुझे क्रेडिट परचेज मिल जाए। ये अलग से बना लेना पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। यू विल हैव 20-25 मिनट्स, पहले 15 मिनट आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन, सेट अप द क्वेश्चन, ड्रेस अप द क्वेश्चन, देन मूव ऑन टू solving the question. Do not rush into the examination. Do not rush into answering the question. I'm telling you, it's going to be very disadvantageous to you if you start solving the question before reading the question. Please understand that you'll have to read the question thoroughly. ये तो बच्चों वाली बात है, अगर तुम इसको नहीं फॉलो करते तो तुम अपना फ्यूचर खुद ही बिगाड़, मर्जी तुम्हारी। सर सेल लेजर परचेज लेजर हो गया। उसके बाद तीसरी चीज होती थी अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट। सारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस और इनकम्स का अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट लिख लो। सर मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि कोई इनकम की अक्रूवल आ जाएगी। सर इनकम की अक्रूवल है, इसको जब ये जहां तक पहुंचो तो ये प्लीज इनकम की अक्रूवल और एडवांसेस जरा चेक कर लेना। तुम्हें आता है, मैं बताऊंगा नहीं, बट तुम्हें आता है, को नहीं समझ आया तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इनकम की अक्रूवल्स एंड एक्सपेंसेस कल हो सकता है आ जाए, मुझे लग रहा है, ऐसी गट फीलिंग है मेरी, पता नहीं, ऐसे झूठ बोल रहा हूँ शायद मैं। नेक्स्ट इज अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। अक्रूवल प्रीपेमेंट के बाद आप डेप्रिसिएशन निकालने, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आपको पता है। ओपनिंग वैल्यूएशन ये गिवन होती है, कहाँ गिवन होती है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में। ओपनिंग वैल्यूएशन में हम परचेज ऐड करते हैं। परचेज कहाँ से मिलती है सर? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ठीक है जी। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक से परचेज मिल गई। उसके बाद फिर इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री सॉरी डिस्पोजल माइनस कर दिया, डिस्पोजल नेट बुक वैल्यू ये माइनस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्लोजिंग वैल्यूएशन माइनस कर दी। तो इन सबको प्लस माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाता है। ये करने के बाद सर आप उसके बाद जरूर चेक कीजिएगा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस। Generally, in a question with single entry, the examiner does not balance the cash book. In a club account question, even he does not balance the cash book. Please do balance the cash book. See if the balance brought down, the bloody final balance brought down. If it's on the debit side, it's an asset for you. If it's on the credit side, it's a liability for you. Please do not forget. बाकी फिर मुझे नहीं बोलना कि ये कराया नहीं। तो लॉस एंड गेन डिस्पोजल चेक कर लेना सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो याद कर लेना। नहीं समझ आया तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ टेक्स्ट, ओके। लॉस एंड गेन डिस्पोजल, दीस आर 6 थिंग्स दैट यू हैव टू फिगर आउट करने के बाद सारी चीजें करना। सर हमें कैसे पता चलेगा सिंगल एंट्री क्वेश्चन है? सर लिखा होगा ही डज नॉट मेंटेन अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दिस मींस ही इज नॉट वेरी स्किलफुल इन अकाउंटिंग। यू आर एन अकाउंटेंट, यू आर टू हेल्प हिम आउट, ओके। उसके बाद ये कहता है, ये कुछ बैलेंसेस हैं, हम ये देखते हैं। सर मार्कअप वाला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, सोल ट्रेडर का भी इनकम स्टेटमेंट में मार्कअप वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने ये क्वेश्चन मार्कअप वाला इसीलिए चूज किया ताकि आपको मार्कअप सिखा सकूं। आपको मार्कअप आता तो है बट आप मोस्ट प्रॉब्ली भूले हुए होगे।
मार्कअप और एससीपी वो मैंने सिखाया था बहुत डिटेल में। प्लीज उसको ख्याल से, इसको अगर नहीं सीखे हो तो अभी सीख लो, कोई बात नहीं है, अभी कोई देर नहीं हुई है सर। So whenever you have markup, you need to understand your cost of sales is the base. So I'm going to do SCPs. SCP. This would be amount. This would be percentage. सर हमारे पास परसेंटेज जो गिवन है वो मार्कअप की परसेंटेज गिवन है, पहले चेक करना। अगर मार्कअप है तो कॉस्ट की परसेंटेज 100 रख लो। मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट, मार्जिन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, वो परसेंटेज प्रॉफिट है सर। 25 ये आ गया, प्रॉफिट क्या आ गया? तो सर 125 सेल्स की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, सेल्स की परसेंटेज आ गई। ये सबसे पहले परसेंटेज की कॉलम फिल करो, परसेंटेज की कॉलम फिल करने के बाद अब रेवेन्यू देखो सर। रेवेन्यू गिवन है 320,000, तो 320 इधर लिख देते हैं, रेवेन्यू की कॉलम में 320,000 इधर लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट ऑफ सेल, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ सर। 320 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10 सॉरी 125, दैट्स गोइंग टू गिव मी 256,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल पहले ही निकाल लेना, क्योंकि अगर तो मार्कअप दिया हुआ है ना यार, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, ऑल ऑफ यू, अगर मार्कअप इज, इफ मार्कअप इज गिवन टू यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड या तो ओपनिंग इन्वेंटरी मिसिंग होगी, या क्लोजिंग इन्वेंटरी मिसिंग होगी, या परचेज मिसिंग होगी, या परचेज रिटर्न मिसिंग होगी, कैरेज इनवर्ड, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल का सेक्शन है उसमें अगर मार्कअप का क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो दे विल डेफिनेटली लूज आउट ऑन वन ऑफ द फिगर्स दैट आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। सो ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकता है, परचेज मिसिंग हो सकता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग हो सकता है, परचेज रिटर्न मिसिंग हो सकता है, कैरेज इनवर्ड, 4-5 चीजें ही होती हैं, इनमें से कोई एक मिसिंग है। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ सेल हमने निकाली सर एससीपी करके, 256,000 क्रॉस मल्टीप्लाई था, मैं इसको लिख भी देता हूँ। दैट्स 320,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। इसको कर लेना सॉल्व, तो 256,000 आ जाएगा, तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गए, राइट। बैंक अकाउंट की समरी है सर, बैंक अकाउंट की समरी है, पहले देख लो बैलेंस सीडी हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। हम पहले ही चेक कर लेते हैं बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे। अगर बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे तो बेसिक सी बात है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होगा वो डेबिट साइड पे होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज द सेम अमाउंट एज बैलेंस कैरेट डाउन, ये 53,200। अगर तुम्हारा फाइनल बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा क्रेडिट सॉरी डेबिट साइड पे, तो दिस इज अ करंट एसेट सर। ये क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि सर एसओएफपी जब बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, तो ये एसेट की तरह लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। कुछ हमारी पेमेंट्स हुई, रिसीट्स हुई है सर। ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आ गई सर, ये 1 सितंबर है, इसको ये ब्रॉट डाउन लिख लेना, कैरेट डाउन लिख लेना। प्लीज डेट देख लेना यार, खुदा का वास्ता डेट देख लेना। आई मेस्ड यू अप इन द एग्जामिनेशंस, अभी इस टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में मैंने आपको मेस अप किया था, आपने नहीं देखा था। यू आर टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपर्ली सर। आप देखें, अगर आप, तुम्हारा टीचर कह रहा था कि अगर मार्कअप मार्जिन गिवन है तो और कॉस्ट ऑफ सेल तुमने निकाली है तो कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी। सर मुझे नजर आ गई सर, इन्वेंट्री एट कॉस्ट और क्लोजिंग इन्वेंट्री मिसिंग है, तो ये निकालनी पड़ेगी। निकालने पहले ही निकाल लेते, चलो पहले ही निकाल लेते हैं सर, बिफोर वी डू एनीथिंग। सर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला सर क्या होता है? अब मैं एक पूरी स्टेटमेंट बना लेता हूँ छोटी सी, आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स सिखा देते हैं। कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग आती है, सबसे पहले लिखते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री। सर ओपनिंग इन्वेंट्री जो होती है वो है 23,500। इसमें उसने परचेजेस ऐड की होंगी, परचेजेस अभी लिख लेते हैं। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की होगी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, और मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर पता है। वो हमारे पास आया था 256,000। ये ऊपर वीडियो में जाके देख लेना है, देखिए देखो ये कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है जी, 256,000 है। परचेजेस के लिए मैं रुक गया हूँ सर, क्योंकि परचेजेस के लिए भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को और थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे जाते हैं। सर कुछ ओइंग है, कुछ ट्रेड पेबल्स हैं, इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू है सर, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, इसका मतलब इसी साल खरीदा था। और इसी साल में के आखिर में हमारे पास वैल्यूएशन आ गई, वो देखते हैं कितने का खरीदा था, वो उससे डिफरेंस निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन आ जाएगी। शिव हैड विथड्रॉन $900 फॉर फैमिली हॉलिडे ड्यूरिंग ईयर, इंक्लूडेड दिस इन हिज एक्सपेंसेस। पागल हो गया। यू आर टू अंडरस्टैंड कि सर ये अगर तो ये अगर तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तो ये सॉरी माय बैड सॉरी, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस तो वो ड्राइंग्स होगी, वो यू कैन नॉट इंक्लूड इट एज योर बिजनेस एक्सपेंस और एज अ ट्रेडिंग एक्सपेंस, यू कैन नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू दैट, ठीक है जी। इसको हमने कुछ चेंज करना होगा। विड्रॉन 400, ये याद रखना, ये ड्राइंग्स हैं, इसमें मैं स्टार बना लेता हूँ, अभी सॉल्व करने जाएंगे तो। कहता है शिफ्ट डिसाइड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब पहले कोई प्रोविजन नहीं, मतलब इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इनएविटेबल है, ये आना ही आना है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 3% ऑफ योर ट्रेड रिसीवेबल। ये कैसे आएगा सर, हम देख लेते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। इसका परचेजेस बनाना था, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, एसएफपी बनानी थी, हम परचेजेस निकाल लेते हैं। सर परचेजेस निकलती हैं सर ऑब्वियसली पीएलसीए से। पीएलसीए बनाते हैं सर, लेट्स ड्रॉप अ पीएलसीए। सो पीएलसीए द ट्रेड पेबल अकाउंट, ऊपर भी हमने किया है सर। इसमें सिर्फ अमाउंट्स लिख देता हूँ, या चलो पूरा ही कर देता हूँ, just give me a minute, sorry. So the brought down balance for PLC for trade payables is 32,600. That's on the credit side because it's a liability. That's and the credit balance, sorry, the closing balance is 29,600. That's on the debit side.
पेमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट, ये तीन चीजें जो लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन चीजें नहीं फॉलो की तो क्वेश्चन नहीं होने वाला, एसपीएल से नहीं बनता इस तरह। सर पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल विल ऑब्वियसली बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर बैंक अकाउंट, दैट्स हियर। I'm going to remove this. That's 257,700 in yellow. हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं सर 257 700. So it's 257,700. Then you'll have to check for discount. देखो एग्जामिनर जो है ना अगर कल कंट्रोल इस तरह क्वेश्चन भेजता है तो हो सकता है डिस्काउंट लाओ डिस्काउंट सी देखें सर ये ऑड आइटम्स कभी आते नहीं थे मगर कोई रोक नहीं सकता इसको, ये आ भी सकते हैं सर। लेट्स सी सर हमारे पास मुझे तो कोई डिस्काउंट लाउड या डिस्काउंट रिसीव नजर नहीं आ रहा और I should not be worried about it because वो है ही नहीं क्वेश्चन में। हम प्लस माइनस कर लेते हैं 257,700 प्लस 29,600 माइनस 32,600 करोगे तो तुम्हारे पास क्रेडिट परचेज आ जाएंगे, दैट्स 254,700 254,700. This is your credit purchases. Please understand ये बैलेंसिंग फिगर था, मिसिंग फिगर था, हेवियर माइनस लाइटर है, हेवियर माइनस लाइटर, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनना यार, कल मुझे लग रहा है कि अगर सिंगल एंट्री क्वेश्चन आया तो दे विल गिव यू कैश परचेजेस, दे हैव नेवर गिवन कैश परचेजेस, नेवर इन देयर लाइव्स दे हैव गिवन कैश परचेज। हमने सारे क्वेश्चन किए हैं बहुत ईयर्स के, और अगर कैश परचेज आते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये कैश परचेज तुम्हें यहाँ से मिलेंगी, कैश परचेज पेमेंट है सर, तो सॉरी बॉक्स बनाता हूँ सर, ये पेमेंट्स की साइड है सर। पेमेंट्स में अगर तुम्हें कैश परचेजेस कल आता है क्वेश्चन में तो सर पेमेंट सॉरी कैश परचेजेस पेमेंट्स की साइड से आएगा, पेमेंट साइड पे लिखा होगा कैश परचेजेस आर गिवन टू यू, you will have to, when you're calculating total purchases, do not forget that you have to include cash purchase as well. Now let's go back to हम cost of sale निकाल लेते हैं सर, वो तो निकाल लेते हैं बाद में। purchases की अमाउंट आ गई थी हमारे पास 254,700. there is no indication in the payment side of this question that tells you anything about cash purchases, तो हम यहाँ पे 254,700 और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, इसको इक्वेशन तरह से करना है, मैथ की तरह करना है, आई एम श्योर तुम लोग को मैथ बहुत पसंद है, तो इट्स 23, इसको लिख लेते हैं 23,500 प्लस 254,700 माइनस एक्स इज ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू 256,000। मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ सर, एक्स उधर भेज दो, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, 23,500 प्लस 254,700 माइनस 256,000। सर ये डिफरेंस निकालोगे तो 22,200 का तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री। याद रखो सर ये क्यों लिख रहे हो सर, व्हाई, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखनी है आपने, सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस इन रेड, दैट्स 22,200। आई माइट बी इनकरेक्ट, देखो अभी मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो माफ करना, ठीक है जी। नेक्स्ट परचेजेस के बाद हमने एसएलसी बनाना है। एसएलसी आपको पता है क्या होता है, एसएलसी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ये ट्रेड रिसीवेबल से बनता है सर। इसका बैलेंस क्यों निकालते हैं, वाई, बिकॉज हमें क्रेडिट सेल चाहिए होती है, तो ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस देखो तो सर दैट्स 22,000 डेबिट साइड, इसका क्लोजिंग बैलेंस देखता हूँ सर इट्स 25,900 क्रेडिट साइड। सर इसमें रिसीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीट्स के बगैर एसएलसी नहीं बनता, रिसीट्स नहीं हो तो एसएलसी नहीं बनाना, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात नहीं। रिसीट डेबिट साइड पे आएंगे, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स 312,400, मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ 312,400 रिसीट्स आ जाएंगे 312,400। फिर इस डिस्काउंट अलाउड चेक कर लेना, सेल रिटर्न चेक कर लेना सर, वो है नहीं इस क्वेश्चन में मगर हो सकता है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का सेल कंट्रोल अकाउंट में देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग डाउन sale an increase or decrease in provision for doubtful debt in your sale control account has nothing to do with control account. 22,000 that's going to be giving me 316,300. That's your credit sales. Why did you prepare purchase sale ledger control account to get to credit sales, to get to your starting point? Please do not ignore cash sales. Do not ignore cash sale. Cash sales पे क्वेश्चन आया हुआ है सर, कैश सेल्स हमारे पास इस क्वेश्चन में भी गिवन है। आई विल यूज माय ग्रीन हाइलाइटर टू टेल यू दैट द कैश सेल्स आर 3,700। ये बात याद रखोगे, ठीक है जी। यार ये मुझे एक पॉइंट बड़ा तंग कर रहा है, ये शिव हैड विड्रॉन $900 from for a family holiday during the year. तो कैश से तो माइनस हो गया होगा सर, एक्सपेंसेस में इंक्लूड है, एक्सपेंसेस से एक्सक्लूड कर देंगे इसको, ये प्लीज ये चेक करना। इसकी इनकम स्टेटमेंट, आई वांट यू टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर दिस, आई विल बी शेयरिंग द मार्किंग स्कीम। जो मेजर चीजें थी वो मैं करा चुका हूँ। जब सेल लिखोगे तो टोटल सेल लिखना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो टोटल सेल्स, सॉरी माय बैड, जस्ट गिव मी अ मिनट, इट्स टोटल सेल्स इज कैश सेल्स plus credit sales, and cash sales are 3,700 debit side of the bank account, plus credit sales is the missing figure from SLCA. इनको टोटल करेंगे सर तो 3,700 plus 316,300, that's going to give me 320,000. This would be your starting point for your इनकम स्टेटमेंट। थोड़ा मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं करा रहा, तो मैं एडजस्टमेंट्स करा देता हूँ कैश एक्सपेंसेस के अक्रूवल में प्रीपेमेंट्स करा देता हूँ बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विद
cash book, sorry, before you start with income statement, please ignore, don't ignore the expenses, sir. Drawings are 4,200. Do you understand this? Drawings में 900 और ऐड करना है सर, ये expenses में ऐड हो गया था, drawings में ऐड करना पड़ेगा. So what I'm going to do is 4,200 में से 900 माइनस करूंगा. आई डोंट हैव, चलो मैं छोटा सा स्पेस है मेरे पास, जूम कर लेना तुम लोग. 900 ड्राइंग्स में ऐड कर देना है बेटा, और एक्सपेंसेस से माइनस कर देना. एक्सपेंसेस की पेमेंट 34,000 है, एक्सपेंसेस में से 900 माइनस कर दो और ड्राइंग्स में ऐड कर दो. इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, रुको. सो 34,000 इज योर एक्सपेंसेस प्लस, सॉरी माय बैड, माइनस 900 ड्राइंग्स में प्लस 900. ओके, ये हमने एडजस्टमेंट ये कर ली थी. दिस इज ट्रबलिंग मी. एक्सपेंसेस के अक्रूवल और प्रीपेमेंट देख लो सर. क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है, ओपनिंग अक्रूड माइनस होता है, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है. ये बार बार सुनो सर, क्लोजिंग अक्रूड ऐड होता है, ओपनिंग अक्रूड माइनस होता है, क्लोजिंग प्रीपेड माइनस होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड होता है. आओ जी इसी कलर से हम कर लेते हैं सर. एक्सपेंसेस ओइंग मेरे पास गिवन है, एक्सपेंसेस ओइंग है, ओपनिंग ओइंग तो नहीं है, क्लोजिंग ओइंग है. ये ऐड हो जाएगा, ये करंट लाइबिलिटी है सर, ये मेरी लाइबिलिटी है, मैंने अभी तक पे नहीं किया. मैं एक्सपेंसेस पे जाऊंगा और इसमें 400 ऐड कर दूंगा. ये बात याद रखोगे, दिस इज वेरी, दिस इज टू बी अंडरस्टूड. ओके, वंस दैट इज डन, करंट लाइबिलिटी लिख देना. उसके बाद फिर एक्सपेंसेस का प्रीपेमेंट कोई है नहीं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मैंने 5 फॉर्मेट लिखे हुए, सॉरी 6 पॉइंट लिखे हुए, वो उसको प्लीज फॉलो करना. डेप्रिसिएशन निकलती है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू से. तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है ही नहीं सर, तो मैंने परचेज की. ये स्टार्ट ऑफ द बिजनेस होगा, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस होगा. सर आपने इक्विपमेंट परचेज तो किया होगा डेफिनेटली. मैं जरा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ, ब्लू से हाईलाइट करके दिखाता हूँ. इक्विपमेंट की जो परचेजेस हैं वो 16,000 है. अब ये सर डेप्रिसिएशन का पूरा पूरा फॉर्मेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है. इस साल इक्विपमेंट खरीदा 16,000 का, बट हमारी बुक्स में जो है वो डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, सॉरी वैल्यू दिखा रहा है 12,800. तो 16,000 से व्हाट causes the fall in the value of a non-current asset? It is depreciation that causes the fall in the value of a non-current asset from 16,000 to 12,800. The depreciation is going to be, ये याद रखिएगा प्लीज, डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी 16,000 minus 12,800. इसको सॉल्व करोगे तो इट्स गोइंग टू बी I guess 3,200, right? And then you have premises as well. Premises at cost is 90,000. At the end of the year is also 90,000. Premises are generally, premises land buildings and premises जो है वो depreciate नहीं हुआ हुआ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ओपनिंग वैल्यूएशन और क्लोजिंग वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ है. प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. इसकी इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाना, प्रैक्टिस जरूर करना. बाकी मर्जी है तुम्हारी, तुम्हारी मर्जी है, तुम कर लो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो it's absolutely okay. You worked already very hard. It's absolutely okay. Let's just take a break and then let me get a glass of water and then we start. Okay, just give me a minute. Okay जी, I'm back. ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका क्वेश्चन है. वो करेंगे, पूरा तो नहीं कराऊंगा, बस समझाऊंगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं. आई हैव टू गेट गोइंग विद द सिलेबस. हमारे पास अच्छी खासी चीजें, इसमें बहुत ऐसी चीजें भी आने वाली हैं, बिकॉज इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो अभी तक नहीं किया था. वो एक ही क्वेश्चन आया थ्रू आउट. आईजीसीएससी और जीसीएससी में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ आईजीसीएससी में. जीसीएससी में आज तक क्वेश्चन नहीं आया. आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कल आएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड सर. आप अब इसको गौर से सुनते रहो. बिस्मिल्लाह. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जैसल्स financial statement, financial position showed the following. cost है इतनी, accumulated depreciation का मतलब total depreciation charge on the asset since it was bought. तो 1,15,000 का एसेट खरीदा था, जब भी खरीदा था उसने अभी तक, it has lost value by 77,625. the net book value is 37,375. ठीक है जी. following transaction took place. हमें फिक्चर का अकाउंट बनाना है. फिक्चर का अकाउंट या कोई भी एसेट के नाम से अकाउंट होता है ना, तो याद रखना कि ये कॉस्ट का अकाउंट होता है. कॉस्ट के अकाउंट में सिर्फ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती सर. डेप्रिसिएशन मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसका कोई भी मेथड हो इसका काम ही नहीं है. डेप्रिसिएशन पॉलिसी मंथली हो या फुल ईयर, वो इसका कोई काम ही नहीं है सर. डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20% है, 40% है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है सर, इसको कोई काम ही नहीं है. कॉस्ट के अकाउंट में सिंपल सिंपल हमने बस एक नॉर्मल टी अकाउंट बनाना है. तो मैं कोशिश करता हूँ बनाने की. देखते हैं इंशाल्लाह, जितना जल्दी, अगर जल्दी हो जाता तो कर देता हूँ. ठीक है जी. सर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे सर. कॉस्ट का अकाउंट है, कॉस्ट का अकाउंट है, इसका कोई काम नहीं है. क्यूमुलेटिव कोई काम नहीं है. नेट बुक वैल्यू का कॉस्ट अकाउंट है 115,000. ठीक है जी. Brought up balance. During the year, the following transactions took place on 1st January 2020. Fixtures 30,000 were purchased by check. तो डेबिट साइड पे बैंक डाल दो. 30,000 के एसेट्स और खरीदिए. कॉस्ट उसकी थी 30,000. January 1 टी अकाउंट बोला तो प्रॉपर एथिक्स फॉलो करना सर. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली डेल्ट विद. प्लीज अंडरस्टैंड कि आप इसको प्रॉपर्ली फॉलो करोगे. 2020 राइट. कहता है ऑन 30 जून 2020 फिक्सचर्स वर सोल्ड फॉर 6,000. ठीक है जी. फिक्सचर बिक गए, जितने के बिके मुझे कोई ताल्लुक नहीं है.
So there are four things that are not important. So depreciation method is not important, depreciation policy is not important, depreciation rate is not important, and for whatever amount the asset is sold is not important. Sir सेल प्रोसीड्स का कोई काम नहीं है इस चैप्टर में, इसका कॉस्ट के अकाउंट में, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, कॉस्ट के अकाउंट में कोई काम नहीं है. Which was received by check, these fixtures had originally been purchased for how much they've been purchased for 20,000. This is what is important for cost account, and I'm going to dispose it of. Disposal में हम cost of disposed of asset डालें. जो asset बिका वो खरीदा कितने का था वो निकाल दो. ठीक है जी. उसके बाद जैज डेप्रिशिएट इसकी फिक्सचर पॉलिसी स्ट्रेट लाइन मेथड है. फिक्सचर विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years with at which the residual value को सर दूसरा नाम होता है स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू का मतलब एन एसेट, द वैल्यू एन एसेट वुड फेच इन एन ओपन मार्केट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू. ये लिख देता हूँ सर. जनरली मैं जनरेटर खरीदने गया, मैंने पूछा कितने साल में चले, कितने साल का चलेगा, उसने बोला था 5 साल चलेगा. बोलते मैंने बोला उसको कि 5 साल के बाद अगर मैं लेके आऊँ तो कितने खरीदोगे. अभी जनरेटर 5 लाख का है, मैं सप्लायर को बोलता हूँ 5 साल बाद इसकी जो यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, मैं आऊंगा बेचने तो कितने का बिकेगा. तो वो एक एस्टिमेट देता है. वो एस्टिमेट होता है स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू. ये 3 नाम से आ सकता है, ये याद कर लेना. खैर, इट इज द अमाउंट एन एसेट वुड फेच इन एन ओपन मार्केट. अमाउंट द एसेट वुड फेच in an open market at the end of its useful life. At the end of its useful life. ठीक है जी. ये देख लीजिएगा सर. प्लस माइनस करने के बाद ये स्क्रैप वैल्यू को कोई काम नहीं है, टी अकाउंट में कोई काम नहीं. डेप्रिसिएशन चार्ज नीच पार्ट ऑफ द ईयर. अब ये मतलब बड़ा मसला आ गया सर. अब हमारा बच्चा देसी है, इसको अंग्रेजी आती नहीं. डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द फिक्सचर्स आर ओन्ड. दिस मींस कि मंथली पॉलिसी है, जितने सालों, जितने महीने एक साल में इस्तेमाल किया उतने इतने महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी. दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर. इसका मतलब मंथली पॉलिसी याद रखोगे सर. सीडीबीडी कर लेना. सीडीबीडी आई एम श्योर कर लोगे सर. ये कैरी डाउन बैलेंस आएगा और ये ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा. यहाँ पे अमाउंट डाल देना प्लस माइनस करके, टोटल कर देना. ब्रॉड डाउन जरूर लिखना सर ऑन फिगर का मार्क है, राइट. सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट इसका आप फॉलो करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे बना लें. हम डिस्पोजल का अकाउंट आपको बना देते हैं. फिक्स्ड डिस्पोजल अकाउंट है. ये बहुत नीचे हो जाएगा, मैं यहीं ऊपर कहीं बना देता हूँ, आप लोग फॉलो कर लेना. ठीक है जी. मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. डिस्पोजल के अकाउंट में से डेबिट साइड पे कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट आती है. जो एसेट जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है उसकी कोई कॉस्ट होगी ना, कभी कभी खरीदा होगा, कितने का खरीदा वो देखते हैं. ऑन 30 जून 2020 फिक्चर्स वर सोल्ड. मैं सॉरी कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये येलो से पढ़ रहा हूँ. सोल्ड फॉर ये चीज पढ़ रहा हूँ. ठीक है जी. इट सेज ऑन 30 जून 2020 फिक्चर वर सोल्ड फॉर 6,000. सोल्ड फॉर 6,000 मतलब पैसे आए सर. सेल प्रोसीड्स, कैश लिखो या बैंक लिखो या चेक लिखो, सेल प्रोसीड भी लिखो, डजंट मैटर यार. सोल्ड फॉर सेल प्रोसीड आ गई, 6,000 आ गई. ठीक है जी. वो कहता है ओरिजिनली परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर 20,000. जो जब खरीदा था तो 20,000 का था. अब खरीदा है जनवरी 1 2018 में, 20,000 का खरीदा है. आज क्या चल रहा है, तुम्हें डिस्पोजल अकाउंट बनाना है कौन से दिन का ये देखना जरा. इट्स ऑन द 31 दिसंबर 2020. मतलब हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है ये कितना डेप्रिशिएट हो गया था. तो यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर, that you'll have to prepare a timeline. You purchased it on 30th of June. Sorry, नहीं. You purchased it on 1st of January 2018. तुम्हारा ईयर एंड क्या चल रहा है सर, दिसंबर ही है. देखते हैं. सिर्फ दिसंबर 2000. बहुत आसान से क्वेश्चन सर. जनवरी 1 2018 में इसको आपने परचेज किया. जनवरी 1 2018 परचेज किया. पहला साल एंड होगा सर दिसंबर 31 2018 ही होगा, 12 महीने. फिर अगला साल होगा दिसंबर 31 2019 होगा. एंड फिर दिसंबर 31 2020 होगा. ठीक है जी. इधर हमने परचेज किया था 20,000. हमने डेप्रिसिएशन मेथड देखना होगा. डेप्रिसिएशन मेथड वो कहता है, सॉरी यार, ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड है. फिक्सचर्स 4 years की लाइफ है और 10% ओरिजिनल कॉस्ट की. सर तो यहाँ पे ही साइड पे लिख लेते हैं. स्क्रैप वैल्यू है 10%. 10% ऑफ 20,000. स्क्रैप वैल्यू कोई 2,000. ठीक है जी. लाइफ इसकी है 4 years. तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूले, दो फॉर्मूले होते हैं. कॉस्ट पे परसेंटेज लगा दो या कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ. ठीक है जी. तो कॉस्ट थी इसकी 20,000. इसमें से 2,000 माइनस किया, स्क्रैप वैल्यू 10% और डिवाइड बाय 4 कर दिया. 18,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 4,500 तुम्हारी ईयरली डेप्रिसिएशन आ गई. दिस इज योर एनुअल डेप्रिसिएशन. हर साल में 4,500 से वैल्यू लूज करता है. तो पहले साल में 4,500 से वैल्यू लूज किया होगा, दूसरे चार में 4,500 से वैल्यू लूज किया होगा, तीसरे साल में भी 4,500 से वैल्यू लूज किया होगा.
बट तीसरे साल में गड़बड़ है सर. वाई? बिकॉज यू सेलिंग इट ऑन नॉट ऑन 31st of December. You're selling it on, let me change the color. So you're selling it on June 30th. That's only 6 months of usage. So 4,500 into 6 over 12, that's going to be 2250. So total depreciation charged on the asset that is disposed of is 4,500 plus 4,500 plus 2,250. That's 4,500 plus 4,500. That's 9,000. 9,000 plus 2250 is 11,250. The total depreciation charge on the asset since it was bought is 11,250. I'm going to place it on the credit side. Provision for depreciation के नाम से it's going to be 11,250. Now basic common sense यार, थोड़ा सा काउंटिंग वैसे दिमाग से भी किया करो सर. एक डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं, ब्लू से चूज कर लेते हैं. 20,000 का खरीदा था, इट हैज लॉस्ट वैल्यू बाय 11,250. तो अभी नेट बुक वैल्यू क्या होगी हमारी बुक्स में, क्या वैल्यू होगी सर? 20,000 माइनस 11,250, दैट्स गोइंग टू बी 8,750. दैट्स द टोटल अमाउंट with which the asset stands in your books of accounts. It has been sold for 6,000. Definitely a loss, sir. लॉस यहाँ पे आता है? नहीं सर, लॉस यहाँ पे नहीं आता. लॉस गेन यहाँ पे आता है. लॉस आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि लॉस एक्सपेंस है. वो अपना डेबिट हो जाएगा. कौन डेबिट होगा सर? लॉसेस और एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में क्लोज करते हैं. इनकम स्टेटमेंट क्लोज करते हैं, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाती है. लॉस लिखो, अगर ए स्टार और डिस्टिंक्शन वगैरह चाहिए तो इनकम स्टेटमेंट लिख देना, बाकी नहीं भी लिखो कोई मसला नहीं है, पास हो ही जाओगे. The loss is 8,750 is the net book value. We've sold it for 6,000. I guess the loss has to be 2,750. प्लीज चेक करना इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन. पी अकाउंट जरूर बनाना, इसको प्रैक्टिस करके सोना. दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स. आई एम अज्यूमिंग दैट इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस टुमारो. लेजर का एक टी अकाउंट है, वो हम कराते हैं पहले. लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे बात करनी है, एरर्स पे बात करनी है. चलो करते हैं, सारी कर देंगे. लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस का लेजर अकाउंट. ये बहुत आता है सर. पहले क्वेश्चन में या तो पेडी कैश बुक आता है, या इंश्योरेंस रिसीवेबल, सॉरी इंश्योरेंस पेबल आता है, या कमीशन रिसीवेबल आता है. ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे तुमने. सर यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, बट दिस इज हाउ वी लर्न. सर एक्सपेंस का टी अकाउंट है तो पूप है. इट्स POOP. Poop means prepaid brought down on the debit side, owing brought down on the credit side, then owing carried down on the credit side, oh sorry, debit side, and prepaid brought down, prepaid carried down on the credit side, right? And because it's an expense, you will be making a payment, and payments, whether you make payments by cash or check, it has to be on the debit side. For an income, let's suppose जैसे सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, इनकम को कोई भी टी अकाउंट होता है तो वो ओपो होता है. दैट्स OPPO. सर इसकी प्लेसमेंट देख लेना प्लीज, तमीज से प्लेसमेंट देख लेना, पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ कर लेना, बट इसकी प्लेसमेंट जरूर देख लेना. इट्स प्रीपेड कैरी डाउन हियर, ओइंग कैरी डाउन हियर, एंड बिकॉज इट्स एन इनकम, receipts will be on the credit side. ठीक है जी. पेमेंट्स और रिसीट्स तो डाल दी सर. अब इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर इधर आएगा, एक्सपेंस का इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर इधर आएगा, और इनकम का इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर इधर आएगा. इजी. तो हम देख लेते हैं, पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंस का डी अकाउंट बनाना भी है कि नहीं बनाना. करिश्मा runs her own business. The following balances, the balance in her books on 1st October 2020 include the following. यार ये बड़ा तंग करेगा सर आपको. ये बात याद रखना, अगर साल स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 को, तुम अभी तक बच्चे हो, तो पूरा साल चलेगा 30 सितंबर 2021 तक. प्लीज याद रखना, 12 महीने कंप्लीट करने, ईयर को नहीं देखना, 12 महीने कंप्लीट करने. सर इंश्योरेंस का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट है, मुझे लगता है दोनों एक्सपेंस के अकाउंट है. देखते पता नहीं क्या है. करिश्मा मेड द फॉलोइंग पेमेंट. इंश्योरेंस की पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है, रिफंड भी आ गया सर. रिफंड हो सर, एक मेरी बात सुनना, रिफंड आज तक नहीं आया है एक्सपेंस के टी अकाउंट में. अगर आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है सर. रिफंड सेटलमेंट एंट्री होती है, आपने ज्यादा पे कर दिया होगा तो रिफंड मिल गया होगा आपको, क्योंकि आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हो. इफ यू टॉक अबाउट रिफंड्स, इट विल ऑलवेज बी अ सेटलमेंट एंट्री. अ सेटलमेंट एंट्री मींस इट विल रिड्यूस your payments. Your payments for an expense are on the debit side. ये देखो डेबिट साइड पे पेमेंट्स आई हुई है, सॉरी मैं ये ऐड कर देता हूँ. तो इसको सेटल करना है, ये ज्यादा पेमेंट, यहाँ ज्यादा डेबिट हो गया है तो रिफंड्स को क्रेडिट कर देना, ये बात याद रखोगे. ओके. और अगर इधर ज्यादा रिसीव हो गया है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा. आपके कस्टमर ने ज्यादा पे कर दिया है या आपके मेंबर्स ने ज्यादा पे कर दिया, रिफंड डेबिट साइड पे. सेटलमेंट होगी, रिसीट्स के ऑपोजिट होगा और पेमेंट्स के ऑपोजिट होगा, याद रखना. ठीक है जी. रिफंड भी आया है इस क्वेश्चन में. वर ओवर पेड विद बैंक ट्रांसफर. ठीक है जी, ये देख लेना. आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भेजो मुझे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करो. दिस इज लेटेस्ट एक्सपेंस अकाउंट क्वेश्चन है, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मोस्ट लाइकली चांसेस है कि पेटी कैश बुक है.
बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि सर आप कुछ भी मिस करें, आप जो है वो प्रॉपर उसको सॉल्व करें। यू हैव लॉट ऑफ टाइम राइट नाउ, जस्ट सॉल्व इट, आई विल सेंड यू द मार्किंग स्कीम, वो सॉल्व करके मुझे भेजो, कोई प्रॉब्लम है लेट्स जस्ट डिस्कस आफ्टर दिस, ओके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लब सर, डेफिनेटली वेरी हॉट टॉपिक सर, वेरी वेरी हॉट टॉपिक। मैंने कंपनीज अभी तक इंक्लूड नहीं किया है इसमें। कंपनीज आई एम श्योर तुम लोग को आता होगा, अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं कंपनी भी करा दूंगा। उसके बाद जो है सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चीजें जो छोटी छोटी बिल्कुल निटी ग्रिटीज हैं, दैट यू इग्नोर्ड पॉसिबली सिलेबस को, अगर आपने सही गो थ्रू नहीं किया। सही गो थ्रू मैंने किया, तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें होनी चाहिए, दो तीन चीजें हैं वो आई डू इट एट द एंड, सही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रियल स्पोर्ट्स ends on 31st December. The treasury provides the following information about receipts and payments. The receipts और payments से याद रखोगे कि रिसीट से पेमेंट बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डाल के सर इसका बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस देख लेना, इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनानी है। तीसरा इनकम स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और वो पूरा बना देता हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि कल क्लब्स आएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फाइनेंशियल ईयर फॉर रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड्स ऑन सो एंड सो, ठीक है जी। रिसीट्स एंड जी पेमेंट है, फिर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है, डेट्स देख के ब्रॉट डाउन कर लो, कैरी डाउन लिख लो प्लीज। क्लब अकाउंट्स आप नहीं कर सकते जब तक आप सिंगल एंट्री आपका पक्का ना हो। तो सिंगल एंट्री में हम छह चीजें करते हैं, याद रखो, मैं दोबारा लिख देता हूँ सर। कैपिटल एट स्टार्ट, क्लब अकाउंट्स में कैपिटल को कैपिटल नहीं कहते, एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं, क्योंकि बंदे की अपनी पर्सनल पैसे नहीं होते, ये फंड से जमा हुआ होता है, फंड्स बना के क्लब्स चल रहे होते हैं, राइट। एक्यूमुलेटेड फंड एट स्टार्ट ढूंढ लेंगे। फिर एसएलसी पीएलसी देख लेना, अगर हो तो सर मुझे नहीं लगता एसएलसी पीएलसी होगा, अगर होगा तो देख लेंगे, एसएलसी तो नहीं होता डेफिनेटली, तो अगर देख लेता हूँ। एसएलसी पीएलसी के बाद अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स कर लेना। फिर अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के बाद जरूर चेक कर लेना कि कोई इंसिडेंटल इनकम तो नहीं है। इंसिडेंटल का मतलब है एक्स्ट्रा इनकम, मतलब जैसे कराची क्लब जो है अपनी कैंटीन से भी कमा रहा है, वो इतनी बड़ी कैंटीन है कि वो एक सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट सेंटर है, मतलब उधर आप कॉस्ट लगा सकते हो, कॉस्ट के ऊपर प्राइसिंग सेट करके उधर से भी पैसे कमा सकते हो। तो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स यू हैव टू चेक। फिर उसके बाद यू चेक फॉर डेप्रिसिएशन डेफिनेटली। फिफ्थ इज बैंक अकाउंट का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है, इफ यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो आपको चाहिए होगा सर, बैंक अकाउंट का बैलेंस है, सीडी, और वो निकाल लेना, एंड फिर लॉस ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल देख लेना, ठीक है जी। ये करते हैं जी, देखते हैं। सबसे पहली चीज तो मतलब प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, यही बना देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन के सामने ही, ताकि सारी चीजें इन्फॉर्मेशन सामने और नीचे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सब्सक्रिप्शन अकाउंट नाउ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सर डेबिट साइड पे यू हैव एरियर्स ब्रॉट डाउन, देन एरियर्स कैरी डाउन, ठीक है जी। Because I'm dealing with students who are very dumb. I'm really sorry. So अगर नहीं है तो फॉर्मेट याद करके जाओ, और ये इसी तरह एग्जैक्ट वहां लिख देना। अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन हो तो ना लिखना, डजेंट मैटर उसमें, अगर मगर फॉर्मेट नहीं भूलना भाई, खुदा का वास्ता है, कल फॉर्मेट नहीं भूलेंगे हम। कल एक काम करके आएंगे अपनी जिंदगी में, फॉर्मेट नहीं भूलेंगे, फॉर्मेट नहीं भूलना है, ये बात याद रखो। एडवांस कैरी डाउन, इसके बाद यहाँ पे रिसीट्स आती है, रिसीट्स के नीचे बैड डेट्स आता है, याद रखोगे। बैड डेट्स आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये नहीं लिखते, अभी अमाउंट देख लेते हैं। बैड डेट्स आता है, और फिर रिफंड से डेबिट साइड पे आता है, क्योंकि अगर रिसीट से तो ऑपोजिट सेटलमेंट एंट्री, और इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाती है इनकम से, ठीक है जी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस हमेशा ढूंढना पड़ता है सर। लेट्स स्टार्ट ऑफ सर, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर्स येलो से हाईलाइट करते हैं सर। ओपनिंग इज 700, क्लोजिंग इज 300, so arrears brought down is 700, arrears carried down is 300. Then subscriptions in advance इसी के नीचे लिखा हुआ है, it's 1100 at the start and 900 at the end. And then you have receipts. I will go to receipts and I will check for subscription receipts. That's 19,200. My bad. This is 19,200. बैड डेट्स तो कोई चक्कर है, अभी रिसेंटली भी आया था और अभी इस क्वेश्चन में भी है। इट सेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन, सर कहाँ पढ़ रहे हो सर, ये देखो, ये ग्रीन में, ये देखो, इट सेज ऑफ द सब्सक्रिप्शन एरियर्स ऑन 1 जनवरी। सर 1 जनवरी को सब्सक्रिप्शन कितना एरियर था, मैं पिंक से हाईलाइट करूं सर, ये रहा, सॉरी ये तो नजर ही नहीं आ रहा, जिसके भी मिनट इसको सॉरी। सब्सक्रिप्शन एरिया एट द स्टार्ट,
सॉरी, ऑन 1st of January is 700. वो कहता है of the subscriptions in arrears on 1st January 2020, an amount of 80 had not been paid by December 31st 2020 and is to be written off as irrecoverable. So that's a straight bad debt of $80. ये 700 में से $620 रिसीव हुए, $80 are not yet received. इसको प्लस माइनस करके बैड डेट लिख देना. बैड डेट लिखने के बाद सर प्लस माइनस कर लेना. 1100 प्लस 19 200 प्लस 80 प्लस 300 माइनस 700 एंड माइनस 900. आई होप रिफंड तो नहीं था यहाँ पे, कहीं नजर नहीं आया मुझे. नहीं आया रिफंड. तो रिफंड आएगा तो सर कहाँ आएगा सर? रिफंड आएगा तो पेमेंट होगी. पेमेंट हमने इसका सर मेंबर से पहले ले चुके होंगे, अब हम पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट्स में कहीं आएगा. अगर रिफंड आया कल हो सकता है, आज कोई मसला भी नहीं है. तो 190800 इज इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. ठीक है जी. उसके बाद हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सर हमें बहुत सारी चीजें पहले करनी पड़ती हैं. हम पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं. दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन. सर डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं. सर इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू कितनी है? 23,000. एट द स्टार्ट इज 23,000. फिर हमने कुछ नया एसेट खरीदा होगा तो पेमेंट्स में नजर आ जाएगा. सर 12,000 का इक्विपमेंट खरीदा है, प्लस 12,000 माइनस क्लोजिंग वैल्यूएशन. सर देख लेते हैं कोई डिस्पोजल तो नहीं हुआ. डिस्पोजल भी नहीं है सर. माइनस the closing balance, the closing valuation is 30,000. This will give you a depreciation expense 23,000 plus 12,000 करोगे तो 35,000. 35,000 minus 30,000 करोगे तो 5,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस. सर इसके अगेंस्ट बॉक्स बना लेना. इसको कोई ऐसा रखना है कि हाईलाइटेड रहे, ये भूल ना जाना. ठीक है जी. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं भूलना. दूसरा एक्सपेंस सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी अभी हमें मिला है और अभी रिसेंट क्वेश्चन में नहीं आया हुआ, और वो है बैड डेट. सर इसके ऊपर मैं ब्लू कलर का बॉक्स बना रहा हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है. ये आपको याद रखना है, बैड डेट्स एक्सपेंडिचर में जाएगा. ठीक है जी. मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर सारी चीजें करा दूंगा, उसके बाद आप खुद बना लेना. उसके बाद सर हमने इक्विपमेंट के नेटबुक वैल्यू को यूज कर लिया सर. अब हम अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट देख लेते हैं सर. देयर आर जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट. सर जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट सर येलो में हाईलाइट करता हूँ. देखो दैट्स 11,500 फ्रॉम द बैंक अकाउंट. 11,500 में से जनरल एक्सपेंसेस होंगे सर. क्लोजिंग ओइंग ऐड कर देना, करंट लाइबिलिटी लिख देना, और ये ओपनिंग ओइंग माइनस कर देना. ओपनिंग ओइंग या क्लोजिंग ओइंग का मतलब है लाइबिलिटी है. 11,500 प्लस 500 कर लो. वो 5 चीजें फॉलो कर ली, जिंदगी आसान हो जाएगी. दैट्स सॉरी, इट्स गोइंग टू बी प्लस 500 एंड माइनस 400. दैट्स आई गेस अबाउट इट. हमने ये कर लिया. उसके बाद है एक्सपेंसेस थे, जनरल एक्सपेंसेस थे. अब कंपटीशन के बारे में कुछ बात करिए सर. कंपटीशन ऐसे हो सकता है ना कि तंबोला कराता है जैसे कराची क्लब. तो सर इसके कंपटीशन की रिसीट्स देखते हैं सर. मैं ग्रीन में हाईलाइट करता हूँ कंपटीशन की रिसीट्स. आई गेस कंपटीशन की रिसीट्स आर 7,300. और कंपटीशन का ही कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस है. कंपटीशन कराने के लिए तो खर्चा तो हुआ होगा ना, उसकी प्राइसेस के लिए सर 4,100. हैव यू अर्नड अ प्रॉफिट ऑन सच एन इवेंट और हैव यू अर्नड अ लॉस? सर आई गेस आई हैव नॉट इनकर्ड अ लॉस. आई हैव अर्नड एन इनकम ओवर इट. 7,300 कमाए, 4,100 खर्च करने के बाद. सो माई प्रॉफिट from competition prices is going to be 7,300 minus 4,100. इसको सॉल्व कर लो जरा. तो 7.3 minus 4.1, that's going to be 3.2. ये इनकम्स में लिख देना भाई. ये this is an income for you. This is an income for you. I'm making a box around things that are important. इसको भूलना नहीं है. ठीक है. कंपटीशन प्राइस के बाद सर एक डिनर डांस हो रहा है. मैं आपको बोलता रहा हूँ, डांसिंग सोशल क्लब आता है ए लेवल में. क्वेश्चन है कंपटीशन प्राइस हो गया, कंपटीशन ये हो गया. डिनर डांस की टिकट्स की सेल हुई है $6,500 की, और इसकी कॉस्ट कितनी है? 6,200 की. तो सर इस पे भी मुझे गेन हुआ है सर. ये इस इवेंट डिनर डांस कराने में मुझे $300 का गेन हुआ है. वो भी लिख दो सर. प्रॉफिट फ्रॉम डांसेस 6,500 is my receipt, 6,200 is my expenditure. That's going to be a $300 income. ये बात याद रखना. अगेंस्ट इसके भी मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, आप लोग इसको प्लीज सॉल्व करना. ठीक है जी. नेक्स्ट इज ये सारी चीजें हो गई सर. बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बोला हुआ है, एसओएपी नहीं बोला हुआ. क्वेश्चन भेज दूंगा, ये देख लेना इसको. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस. प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दिस. इसका बैंक का बैलेंस निकालना सिखा देता हूँ सर. लास्ट पार्ट है इस चीज का. इसका बैंक का बैलेंस निकालना सिखा देता हूँ. तो सबसे पहले रिसीट्स के ऊपर ना, एक यहाँ पे रिसीट्स के ऊपर ना हम एक बैंक का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं. गो टू द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. लिस्ट ऑफ सॉरी
आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं है कि बैंक का बैलेंस दिया हुआ ही नहीं है उन्होंने। In the list of balances there is no bank का balance given, so I'm not worried about it, क्योंकि एसओएफपी बनानी नहीं है तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देता है क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर आ जाओ जी, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस है, एरर्स अफेक्टिंग एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि टोटल ट्राई नहीं होंगे, टोटल ट्राई नहीं होगा, मतलब डेबिट साइड या तो शॉर्ट होगी या क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, जहां भी शॉर्ट होगा वहां सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा, सस्पेंस अकाउंट फिलर डाल देंगे सर, फिलर डाल के उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। इसको कंप्लीट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, चलो एरर्स है तो करवाता हूँ। इसका प्रॉफिट करेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिता द ट्रेडर सेड द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, द डेबिट्स एक्सीडेड द क्रेडिट, एक्सीड कर गया सर, डेबिट एक्सीड कर, डेबिट हैवी है तो क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट, छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं यार, इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन इज, सॉरी ब्रॉट डाउन तो नहीं कहते इसको, सिर्फ बैलेंस कहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है ये, ऐसा नहीं है इसका बीडीसीडी होता है सर, ये सिंपली ओरिजिनल बैलेंस लिखो या बैलेंस लिख दो, ये 26,000 नहीं, माई बैड, 2600, ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। देन वी हैव निकिता ओपन अप सस्पेंस अकाउंट, हमने भी खोल दिया जी, इंश्योरेंस ऑफ 250 हैड बीन एंटर्ड, इसको करेक्ट भी करना होगा और सस्पेंस अकाउंट डालना होगा, सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस करना होगा, देखते हैं। इंश्योरेंस ऑफ 2500 हैज बीन एंटर्ड एज 4500, सर हमने इंश्योरेंस अकाउंट एक्सपेंस था 2500 का, एक्सपेंस था 4500 का लिख दिया, द करेक्ट एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में एक एंट्री सही हो चुकी है, हमने जो पेमेंट की है वो 2500 से ही की, बट एक साइड पे एरर है, वो इंश्योरेंस का अकाउंट ओवर स्टेट हो गया है, हैड बीन एंटर्ड एज 4500, तो इंश्योरेंस को कम करना पड़ेगा सर, सो इंश्योरेंस को कम करूंगा तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रिवर्सल होता है क्रेडिट साइड पे, तो डिफरेंस निकालूंगा तो 2000 आएगा और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 2000 से, और क्योंकि सस्पेंस डेबिट हुआ है मैं फौरन ही सस्पेंस अकाउंट पे जाऊंगा, सस्पेंस अकाउंट पे डेबिट साइड पे लिखूंगा 2000, क्रॉस रेफरेंस लिखूंगा, किस वजह से ये डेबिट हुआ है, क्योंकि इंश्योरेंस की पेमेंट ओवरस्टेट हुई थी, राइट। नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम द कैश बुक 500 हैड बीन डेबिटेड, अबे यार ये बहुत ज्यादा आता है, डिस्काउंट रिसीव को वो डिस्काउंट अलाउड में रिकॉर्ड करता है और उसको डेबिट कर देता है, तो डिस्काउंट अलाउड तो डेबिट नहीं होना चाहिए ना, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट जब नहीं होना चाहिए तो डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करो, that's reversal of an expense, that's how much, 500, then discount receipt को record करो, that's again a 500 because it's an income, it is always credited, when you're recording an income that's credited, and suspense account debit होगा double amount, so that's going to be $1,000। तो अब सस्पेंस अकाउंट पे जब जाओगे तो सेपरेटली लिखोगे, सेपरेटली लिखना, 1000 से नहीं लिखना है, डिस्काउंट अलाउड 500 अलग और डिस्काउंट रिसीव 500 अलग। नेक्स्ट इज credit sales of $1,400 to Kajal had been correctly entered in the sales account, but debited as $1,000 in Kajal's account. Credit sales of 1,400, हमने सेल की काजल को 1,400 की, सेल्स अकाउंट में 1,400 लिखा, और काजल को डेबिट करना चाहिए था 1,400 से, काजल को डेबिट किया 1000 से, काजल को कम से डेबिट किया, काजल को और बढ़ा दें सर, काजल डेबिट हो जाएगी 400 से, और क्योंकि सेल्स अकाउंट में सही एंट्री हुई मतलब फिलर जाएगा, फिलर कौन है तुम्हारा, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट पे चले जाते हैं फॉरन, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 400 से, क्यों हुआ है सर, बिकॉज काजल अंडरस्टेटेड थी, राइट। नेक्स्ट इज a check of $700 received from Anisa had been correctly entered in the cash book, मतलब एक साइड लाइन में क्रेडिट, भाई आयशा के अकाउंट में डाल दिया, अनीसा के अकाउंट में डालना चाहिए था, आयशा के अकाउंट में डाल दिया, आयशा को क्रेडिट किया हुआ है ना, लिखा कैसे पता चला सर, ये लिखा हुआ है क्रेडिट किया हुआ है सर, क्रेडिट किया तो उसको डेबिट करो, कौन डेबिट क्रेडिट हो गया था, आयशा, आयशा की क्या गलती है सर, आयशा डेबिट हो जाएगी वापस 700 से। अब तुमने चेक रिसीव्ड किया है तो बैंक डेबिट है और अनीसा क्रेडिट होनी चाहिए थी, अनीसा की जगह आयशा क्रेडिट हो गई, तो अनीसा को क्रेडिट कर दो यार, नहीं रिकॉर्ड हुई थी तो अनीसा को क्रेडिट कर दो 700, इसमें सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ही नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद सर जरा बैलेंसिंग कर लेते हैं, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, सस्पेंस अकाउंट 3000 डेबिट साइड पे भी आ रहा है, हुआ सर, दिस मींस देन माय सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हैज बीन एलिमिनेटेड, आई हैव कंप्लीटली सॉल्व दिस, ठीक है जी। अब ये एक प्रॉफिट करेक्शन की स्टेटमेंट आती है, वो आपको पता है कितनी है सर, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेते हैं सर, उसको वही क्वेश्चन के सामने सॉल्व, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर करेक्शन 28,000, अब मैं यहीं पे कराता हूँ, ठीक है, इसको वो फिल कर लेना, कोई मसला नहीं, बड़े हो गए। Profit is 28,000 before correction. Now you're going to go to every single
एंट्री एंड यू विल चेक कि इसमें इनकम और एक्सपेंस जाएगा, जो एनीथिंग दैट अफेक्ट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस अफेक्ट्स द इनकम स्टेटमेंट, अफेक्ट्स द प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस। एक्सपेंस था, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंस को कम किया है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एड इंश्योरेंस ओवरस्टेटेड 2000, ये ऐड कर दो सर, एक्सपेंस को कम करो प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर आओ जी नेक्स्ट करते हैं। सर डिस्काउंट अलाउड आता है इनकम स्टेटमेंट में, डिस्काउंट रिसीव आता है इनकम स्टेटमेंट में। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, प्रॉफिट को बढ़ाएगा डेफिनेटली, और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था वो कम करना चाहिए था, मगर डिस्काउंट अलाउड कम हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा। हमने ज्यादा एक्सपेंस ट्रीट कर दिया था, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं, एक्सपेंस को कम करो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव अलग अलग लिखो या साथ लिख दो, कोई मसला नहीं, 1000 कर दो, ये भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद है काजल। काजल को कोई काम नहीं है सर, काजल या तो कस्टमर होगी या सप्लायर होगी। काजल का काम होगा एसओएफपी में। एसओएफपी हम बना नहीं रहे क्योंकि एसओएफपी में इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट होता नहीं है, प्रॉफिट एसओएफपी में बस ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, बट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सिर्फ चेंजेस इन इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे, तो 0.3 हैज नो इफेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद है आयशा और अनीशा, ये दोनों भी कस्टमर होंगे, सप्लायर होंगी, इनका भी प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों का नो इफेक्ट आ गया सर। प्लस माइनस करोगे करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 31,000। अच्छा जी, ये मैं यहीं पे पहली वीडियो एंड कर रहा हूँ, इसको अपलोड करने पे लगाऊंगा, दूसरी वीडियो स्टार्ट कर। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड वीडियो। ओके।